जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिंपल से याद रखना, कहीं पर ही तंत्र इंग्लिश में सिस्टम लगा हो तो समझ जाना यहाँ पर ही कोई काम अकेले नहीं होगा, बहुत सारा जन मिल के, मतलब बहुत सारा पार्ट्स मिलकर ये काम को संपूर्ण होने वाला है। श्वसन तंत्र के अंदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं तो ब्रीथिंग पढ़ते हैं। ब्रीथिंग किसे कहते हैं जी? तो एक बार हम लोग सांस जैसे अंदर लिए और उसको फिर छोड़े तो इसे हम लोग कहते हैं एक ब्रीथ। नहीं देखते हैं स्कूल में कोई टीचर कुछ पैराग्राफ को लिख दिया जाता है और बोलता है कि इसको एक सांस में बोलना है, मतलब इन अ ब्रीथ, मतलब एक ब्रीथ में बोलना है, मतलब कि एक बार ऐसे सांस लिए फिर इसको छोड़ दिए, इसको कहते हैं ब्रीथ। क्या कहते हैं? इसको ब्रीथ कहते हैं, समझ ना। तो ब्रीथ में ध्यान समझिएगा, जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसके बारे में देखेंगे। ब्रीथ का मतलब क्या हुआ? सांस लिए और उसको फिर छोड़े, तब ये ब्रीथ कहलाता है। जो सांस हम लोग अंदर लेते हैं, जो वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो निश्वसन कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं इनहेलिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनहेलिलेशन कहा जाता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं निश्वसन। क्या कहते हैं इसको? निश्वसन। अपने ध्यान समझो, लिखावट में सिर्फ थोड़ा सा यहाँ बिंदु लगा दिया है, उच्चारण में ध्यान से देखिएगा। उच्चारण में इसको जब उच्चारण कीजिएगा तो अपने आप आपका सांस छूट जाएगा, अपने आप सांस छूट जाएगा। देखो ना जी, इसको करो नी तो अपने सांस खत्म हो गया, नी श्वसन तो नी करिएगा तो अपने आप सांस आपका छूट जाता है। तो सिंपल से याद रखना है, छोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं निश्वसन और लेने की प्रक्रिया को निश्वसन। इसको एक साथ तो बोलना है निश्वसन, और इसको थोड़ा सा रुक के एक बार ये दो यहां तक बोलना है नी, उसके बाद श्वसन, निश्वसन, समझा ना। तो निश्वसन छोड़ने की प्रक्रिया को और निश्वसन लेने की प्रक्रिया को। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इनहेलिलेशन और इसको कहा जाता है एक्सहेलिलेशन, है ना। सिंपल से याद रखना, जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? वायु लेते हैं, हवा लेते हैं। और हवा में आमतौर पे कौन कौन सा गैस का घुलनशील है जी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना जी कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन सांस लेते हैं। देखो ये हमारा, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर ही वायु है और वायु में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, समझा ना, नाइट्रोजन भी है। तो ऐसा थोड़ी कि हम ऑक्सीजन का खोजे चले, ओ यहाँ ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऐसे नहीं। हम लोग जब सांस लेते हैं तो यहाँ पर ही पूरा वायु जाता है, मतलब नाइट्रोजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है और ऑक्सीजन भी अंदर जाता है। ऐसा नहीं कि खाली ऑक्सीजन को छांट के लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो निश्वसन में हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, मतलब कि निश्वसन में हम लोग कौन कौन सी गैस को अंदर ले जाते हैं तो नाइट्रोजन ले जाते हैं। नाइट्रोजन वायु में कितना परसेंट पाया जाता है जी? तो 78% पाया जाता है। उसके बाद और कौन सा है तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग कितना परसेंट लेते हैं तो 21%, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 21% तो है ही है, समझे ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं तो 0.03% लेते हैं। कितना लेते हैं? 0.03% लेते हैं। निश्वसन में हम लोग ये तीन गैस को अंदर ले जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब निश्वसन देख लेते हैं, छोड़ने के दौरान। तो जैसे हम लोग वायु को अंदर ले गए तो देखा वो कि यहाँ तीन गो गैस आया। कौन कौन सा? नाइट्रोजन आया है, कार्बन डाइऑक्साइड आया, ऑक्सीजन आया है। कार्बनवा का पहले देख के बोल देता है अरे तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जितना आइले है जैसे आइले वैसे ने घूम। तो ये आइले था 78%, तो ये 78 का 78 बाहर निकल जाता है। इसका कोई काम नहीं है, इसका अंदर में कोई काम नहीं है। 78 का 78 वो क्या कर देता है कि तुमको जैसे देखता है कि वो नाइट्रोजन आ रहा है, जितना आ रहा है तुम उतने पीछे घूर, तो इसको 78 का 78% घुमा देता है। क्वेश्चन आपको कह देगा कि वह कौन सी गैस है जो निश्वसन और निश्वसन दोनों में बराबर होती है। तो ध्यान से देखो ना जी, जितना ले लें उतने बाहर निकाल रहे हैं, 78 का 78 निकाल रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, समझा ना। कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यहाँ पर ही बैठे हैं, तो ऑक्सीजनवा को बोलता है तुम रुक, तुम्हारा काम है यहाँ पर ही। लेकिन जितना लिए हैं पूरा का काम नहीं है, ये पूरा का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर ही जो ऑक्सीजनवा हम लोग ले ले हैं, कितना ले ले हैं तो यहाँ पर ही लिए हैं 21%। तो 21% को 21 वो नहीं रख लेता, जितना उसका काम है उतने, समझे ना। अब एक कटोरी तेल की जरूरत है और वहां हम लोग एक जारकिन लेते जा रहे हैं, तो एक कटोरी रख के क्या बोल देगा? घुमा देगा ना जी। तो उसी तरह 21% हम लोग ऑक्सीजन को लेकर रख ले हैं, लेकिन उसको जरूरत कितना होता है तो उसको जरूरत होता है लगभग 4%। लगभग कितना परसेंट की जरूरत होता है? 4%।
तो दिमाग लगा लो, हम लोग लिए कितना है 21, 4% रख लेगा तो ऑक्सीजन हम लोग कितना बाहर निकालेंगे, तो कितना निकालेंगे 17%। कितना निकालेंगे तो 17%। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि निःश्वसन में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है, तो निःश्वसन में कितना होता है तो 17% होती है, समझ ना। और निःश्वसन बोलेगा तो निःश्वसन में 21% होता है। तो ध्यान समझो, यहां से ऑक्सीजनवा का 4% रख लिया ना, 4% का काम था तो 4% रख लिया। यहां से समझेंगे जो ये ऑक्सीजनवा हम लोग 21% ले लेते हैं और 17% छोड़ रहे हैं, 17% छोड़ रहे हैं, मतलब कितना वो रिसीव कर लिया 4% रिसीव कर लिया। कौन रिसीव किया, फेफड़ा रिसीव कर लिया। अब फेफड़ा क्या करता है कि पूरे कोशिकाओं में भेज देता है। अब फेफड़ा का भी, फेफड़ा के अंदर में एल्वियोली रिसीव करके रख लेता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आप लोग याद रखो कि फेफड़ा रिसीव करके रख ले रहता है। अब फेफड़ा क्या कर देता है, पूरे कोशिकाओं में भेज देता है। हमारा शरीर में पूरा कोशिका से भरा हुआ है, अब पूरा कोशिकाओं में भेज देता है। कोशिकाओं जैसे कि कोशिका है तो कोशिकाओं के अंदर किस में भेज देता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है तो ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, ऊर्जा। और ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऊर्जा बनाने के दौरान ये ऑक्सीजन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का निःश्वसन कितना परसेंट होती है, तो ये लगभग 4.6% होती है। 4.6%। आपने देखो ना जी, 4% रिसीव किया था ऑक्सीजन, वो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां से हम लोग खुदे लेने के समय लिए थे 0.3, समझ ना। तो ये लगभग यही ऑप्शन देता है। तो 4 के अबव कुछ देगा आपको, 4.2, 4.3 ऑप्शन में रहेगा तो आप उसी को मार देंगे, समझ। अब देख लेते हैं ब्रीथिंग ऑर्गन्स, मतलब श्वसन अंग। कौन सा जीव किससे सांस लेती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मनुष्य की बात करें तो मनुष्य किससे सांस लेती है, नाक से नहीं, नाक से नहीं लेती है। किससे लेती है तो फेफड़ा से लेती है ना, लंग्स से लेती है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। कौन सा जीव किससे सांस लेती है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, जिसे हम लोग ब्रीथिंग ऑर्गन्स कहते हैं। तो स्तनधारी जीव, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो किससे लेते हैं तो फेफड़ा से लेते हैं। फेफड़ा, फेफड़ा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स। जितने भी स्तनधारी जीव है वो किससे सांस लेते हैं तो फेफड़ा से सांस लेते हैं, इंग्लिश में उसे लंग्स बोलते हैं। वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी जीव कहते हैं। जैसे मानो हो गया, बैल, बकरी, घोड़ा, ये सब क्या है तो स्तनधारी जीव है। ये सारे सब क्या लेते हैं तो फेफड़ा से सांस लेते हैं, समझ ना। तो कोई आपको पूछ देगा सांस किससे लेता है तो नाक मत बोल देना, नाक एक रास्ता है, ये सांस नहीं लेता है, समझ ना। उसके बाद अगर फिश कह देगा, फिश मतलब मछली, मछली किससे सांस लेती है तो मछली सांस लेती है गिल्स से। किससे सांस लेती है, गिल्स से, गलफड़ा इसे बोलते हैं, है ना। तो मछली किससे सांस लेती है, गिल्स से सांस लेती है। उसके बाद मेढक, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है मेढक से। मेढक जो है वो 3 अवस्था में सांस लेती है। जब मेढक जब छोटा रहता है, बच्चा रहता है, तो मेढक का बच्चा को क्या कहा जाता है तो टेडपोल कहा जाता है। जब मेढक बच्चा रहता है तो मछली का भांति ही दिखता है, मछली जैसा ही दिखता है। टेडपोल किससे सांस लेता है तो गिल्स से लेता है। कैसे लेता है तो गिल्स से। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि मेढक का बच्चा किससे सांस लेता है तो गिल्स से लेता है। जब मेढक, आप ध्यान समझेंगे, मेढक का बच्चा हमेशा जल में ही रहेगा। जब वो मेढक से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझ ना, मेढक मछली जैसा नहीं दिखने लगेगा, अब वो मेढक जैसा दिखने लगेगा और जमीन में आवारा जैसा घूमेगा, आवारा जैसा घूमेगा, तब वो किससे लेगा तो फेफड़ा से लेगा, लंग्स से। किससे लेता है तो लंग्स से लेता है। लेकिन मेढक जमीन के अंदर जब चला जाएगा, लाता में चला जाएगा, होल में, तब ये ना तो गिल्स से लेगा ना ही लंग्स से लेगा। किससे लेने लगता है तो ये स्किन से लेने लगता है, त्वचा से लेने लगता है ना। किससे लेने लगता है, किससे लेने लगता है तो त्वचा से। तो मेढक जो है वो 3 अवस्था में सांस लेती है। जब छोटा रहेगा बच्चा तो किससे सांस लेगा, गिल्स से। जब जमीन में रहेगा तो किससे सांस लेगा, लंग्स से। और जब मिट्टी खोद के अंदर लाता में चला जाएगा, जिसे हम लोग निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। तो क्वेश्चन में यही लिखल रहेगा, निष्क्रिय अवस्था में मेढक किससे सांस लेता है तो स्किन से सांस लेता है, समझे ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने भी मच्छर हो गया, आपका खटमल हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब क्या है कीड़े मकोड़े में काउंट हो जाते हैं। तो ये सब किससे सांस लेते हैं तो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। किससे लेते हैं तो ट्रेकिया से सांस लेते हैं, ट्रेकिया से सांस लेते हैं, समझ ना। किससे सांस लेते हैं, ट्रेकिया से सांस लेते हैं। जैसे ये कॉकरोच है तो कॉकरोच के यहाँ पर ही जो है नीचे में एक हल्का सा छेद रहता है, उसी को कहते हैं क्या, ट्रेकिया कहा जाता है। तो जितने भी छोटे जीव, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, मच्छर हो गया, खटमल,
आपका कॉकरोच, ये सब किससे सांस लेता है? तो ट्रेकिया। मानव का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ये नालियां हैं, जितना कौन कौन ये इसमें भाग लेता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले वायु की कहां पर आता है जी? ये छिद्र के पास आता है, ये दोनों छिद्र के पास आता है, और ये दोनों छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नासा छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके नासा छिद्र कहा जाता है, ध्यान समझेंगे। तो उसके बाद नासा छिद्र के बाद जो है यहां पर आ जाता है, देखो यहां से हम लोग सांस लिए, ये दोनों छिद्र को क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद ये वाला यहां पर ही इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नासा कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नासा कपाट। समझ ना? तो सांस अभी तक कहां पर आया? तो नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, उसके बाद यहां पर आ जाता है ये वाला जो टॉन्सिल समझ रहे हैं ना, जो एक इस तरह से लर्कल होगा, वहां पर ही वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग? तो फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फेरिंग्स कहा जाता है। समझ? फायरिंग्स के बाद जस्ट नीचे आ जाते हैं ये वाला भाग को, इसको कहते हैं क्या है हम लोग? तो लैरिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैरिंग्स। लैरिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। वॉइस बॉक्स कहने का मतलब कि इसी से आवाज निकलता है, इसी से। देखे ना, कोई अगर यहाँ आपको मार देगा ना यहाँ पर ही, तो आवाजें नहीं निकलेगा। समझे ना? आवाजें नहीं निकलेगा। तो ये वाला को क्या कहा जाता है? तो लैरिंग्स। तो समझ में आ गया कि पहले यहाँ पर ही नासा छिद्र, उसके बाद नासा का पार्ट, उसके बाद फेरिंग्स लैरिंग्स, फेरिंग्स लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के बाद वाले ये वाला नाली को कहा जाता है ट्रेकिया। क्या कहा जाता है? ट्रेकिया। तो इंसेक्ट वगैरह जो है, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, ये सब किससे सांस लेता है जी? ट्रेकिया से। कोई कोई व्यक्ति को अगर इधर प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट डॉक्टर सब यहीं से पाइप घुसाकर ऑक्सीजन दिया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये किससे सांस ले रहा है? तो ट्रेकिया से ले रहा है, क्योंकि ट्रेकिया में आपका ये सब सारा गायब हो गया। कौन कौन सा गायब हो गया? नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब क्या हो गया? गायब हो गया। यहाँ से श्वास लिए, नासा छिद्र के बाद नासा का पार्ट, उसके फायरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया तक आए। अब ट्रेकिया के बाद दो नालियां इधर से गुजरा रहता है, दो नालियां। तो जहां पर ही नालियां इस तरह से दूर गुजरल रहता है, जहां से ये बढ़ता है, उस भाग को हम लोग कहते हैं ब्रोंकियो। क्या कहा जाता है? तो ब्रोंकियो कहा जाता है। समझ ना? क्या कहा जाता है? ब्रोंकियो। अब ब्रोंकियो में भी है, ये बहुत सारा इस तरह से ऐसे ऐसे जाके यहाँ पर गोल गोल ऐसे रहता है। तो ये वाला भाग को, इसको वाला, ये वाला भाग को कहते हैं ब्रोंकियोलेस। ध्यान समझिए, इसको जहां से बटा, एक इधर से नाली आया, यहां से दो भाग में बटा, उसको बोलते हैं ब्रोंकियो। और फिर ये ब्रोंकियो जो है, ध्यान से, ब्रोंकियो भी आप धीरे धीरे बहुत अथी में बढ़ता है। यहाँ हम 3-4 को दिखैले हैं, तो ध्यान समझिए, ये बहुत सारा ऐसा रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेस। और यहाँ पर ये क्या रहता है कि कटोरा जैसा, यहाँ पर ही थैला जैसा रहता है। और ये थैलुआ को क्या बोलते हैं? तो एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। और यहीं में जाके वायु जाके यहीं पर ही स्टोर होता है। तो बोलेगा क्या कि लंग्स के किस भाग में वायु स्टोर होती है? तो वायु स्टोर किस में होती है? एल्वियोली में। इसे वायु कोष्ठक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु कोष्ठक। अब इसी को इस तरह से ऐसे बना देंगे तो यही क्या हो जाता है? हमारा फेफड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? फेफड़ा। तो फेफड़ा में देखो कितना कुछ मिलकर बना हुआ है। समझ ना? फेफड़ा कितना लोग देखो, ध्यान समझे, इसको हम लोग आमतौर पे फेफड़ा, लेकिन फेफड़ा के अंदर में मेन काम कौन कौन है जी? तो मेन काम क्या है? तो एल्वियोली है। एल्वियोली ही हम लोग जो सांस लेते हैं वो स्टोर करके रख ले रहता है। समझ ना? उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद यहाँ पर हीमोग्लोबिन आएगा। ब्लड में आरबीसी में, ब्लड जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, सिर्फ अभी याद रखो, ब्लड का एक आरबीसी होता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? यहाँ जो स्टोर है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजनवा को लेकर पूरा कोशिका में, ऐसा नहीं कि हम लोग सांस लिए, फेफड़ा तक गया, फिर बाहर आ गया, नहीं, पूरा कोशिका में जाता है। मतलब हमारा पूरा शरीर में ये ऑक्सीजन जाता है। उसके बाद फिर ये क्या हो जाता है? फिर ये वापस आ जाता है। पूरा ऑक्सीजन जाता है पूरा कोशिका में जाता है। उसके बाद फिर उधर से रिटर्न लेते आता है क्या चीज? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते आता है। लेता है ऑक्सीजन और लाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये पिछले क्लास में ही हम आप लोग को बता दिए हैं। बोलेगा एल्वियोली से ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ब्लड के आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो आता है और इसे सारा लेके चला जाता है और फिर रिटर्न लेके भी आता है। अब ध्यान समझेंगे, फेफड़ा जो है अप डाउन होती रहती है। अब ये अप डाउन किसके कारण होती है? तो उसके नीचे में एक यहाँ पर ही मांस का गुत्था लगा रहता है। यहाँ पर ही क्या लगा रहता है? मांस का गुत्था लगा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो डायफ्राम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो डायफ्राम। यही डायफ्राम क्या होता है? अप डाउन होते रहता है। तो डाउन होता है तो ये वाला फैल जाता है। जब फैल होता है तो हम लोग सांस भर लेते हैं, और जब ये अप होता है तो ये क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा जी?
जितने भी हम लोग सांस वगैरह लिए रहते हैं वो सिर्फ क्या हो जाएगा, फिर वापस हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग का फेफड़ा, फेफड़ा के नीचे क्या है तो डायफ्राम है। डायफ्रामे के कारण हम लोग का ऊपर नीचे हो रहा है। अगर किसी को डायफ्रामे में मार दिए या फिर डायफ्रामे टूट गया तो ये अप डाउन होने नहीं लगेगा। इसीलिए जब सांस ले रहिएगा तो ले रह जाइएगा। अब ले रह जाइएगा तो अपने देखो जी, सांस लेकर रह रहो तो मर नहीं जाएगा आदमी, तो सांस लेकर रह जाएगा तो मर जाएगा। तो फेफड़ा अप डाउन किसके कारण होता है तो डायफ्राम के कारण होता है। समझ ना, किसके कारण होता है तो डायफ्राम के कारण होता है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो यही डायफ्रामा के नीचे में बच्चादानी होता है जिसे हम लोग यूट्रस कहते हैं। यूट्रस है ना, क्या कहते हैं इसको, यूट्रस। यही डायफ्रामा के नीचे में यूट्रस रहता है। अब यूट्रसवा में देखो, जब तक महिला प्रेग्नेंट नहीं तब तक तो यूट्रस में कोई दिक्कत नहीं है, सांस लेने में महिला सबको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर ध्यान समझे, जब यूट्रसवा में क्या आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, ये डायफ्रामा नीचे ज्यादा जा नहीं सकने लगेगा, ज्यादा जा नहीं सकने लगेगा। और महिला सब क्या हो जाए, जब जैसे प्रेग्नेंट हो जाएगी तो पूरा सोने लगेगी, थक गए हैं, ये कर गए हैं, हस्बैंड को पूरा मिठाई उठाई, रसगुल्ला फल आराम से मंगा खा के सुतल रहेगी। समझा ना। अब सोई रहेगी, अब कौन कैटेगरी में सोई हुई है, ऐसे सोएगी या ऐसे सोएगी या ऐसे सोई है। तो देखिए महिला सबको जब प्रेग्नेंट रहे तो ज़्यादा आराम नहीं करना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। चलते फिरते रहने के कारण क्या होगा कि ये डायफ्राम जो आराम से ये इधर से फैलते रहेगा। समझे ना, क्या हो जाएगा, ये फैलते रहेगा। यहाँ पर हम लोग का दोनों साइड फ्लोटिंग रिब्स हैं, बताया था जब हम लोग बॉन्ड पढ़े तो वहाँ पर ही दो को यहाँ साइड में फ्लोटिंग रिब्स है जो हम लोग को ऐसे ऐसे फैलने लगेगा। अभी क्या हो जाता है, देखो महिला सब जब प्रेग्नेंट नहीं रहेगा तो ये अप डाउन होगा, लेकिन जब ये नीचे बच्चा आ जाएगा तो ये डायफ्राम अप डाउन ना होने के बजाय थोड़ा सा अप डाउन होगा और ये साइड की ओर फैलने लगता है। इसीलिए महिला सबको ये ऐसे करके नहीं सोना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए, ताकि डायफ्राम जो है आराम से फैल सके, ताकि महिला को सांस लेने में दिक्कत ना हो। और महिला को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा तो बच्चा भी ठीक ठाक से रहेगा। समझे ना। लिए जो वायु को हम लोग लेके रखे हैं कहां पर ही, एल्वियोली में। अब एल्वियोली को आया कौन, तो एल्वियोली को पूरा कोशिका तक लेने के लिए कौन आया, तो हीमोग्लोबिन आया। लेकिन कोई ऐसा बंदा रहता है जो सिगरेट पीता है, गांजा टानेगा, समझे ना। तो सिगरेट पिएगा तो उसमें क्या रहेगा, धुआं रहता है, और धुआं में क्या पाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। तो जैसे अगर हम लोग सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट पिएंगे तो सिगरेट भी क्या है जी, तो वायु में ही तो घुलनशील है, तो वो कहाँ जाके स्टोर रहेगा, तो वो जाके स्टोर रहेगा कहाँ पर ही, एल्वियोली के पास। अब एल्वियोली में कौन कौन सा गैस है जी, तो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। लेकिन जैसे हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को देखता है तो इसका दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। समझे ना, मतलब कि जल्दी ये इसी को रिसीव कर लेगा। ये लेगने किसको आया था, ये लेगने आया था ऑक्सीजनवा को, लेकिन सिगरेट पी के हम लोग का एल्वियोली में क्या बसा हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बसा हुआ है। अब जैसे हीमोग्लोबिन यहाँ पर लेने आएगा ऑक्सीजन को तो देख लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, और ये जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को देखेगा तो इसका दिल गार्डन हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरा शरीर में घुमैले चल रहा है। इसको पता नहीं है कि हमें ऑक्सीजन लेके जाना था। समझे ना, अभी इसको लेकर घुमैले चल रहा है। अब पूरा शरीर में हम लोग का क्या है, कोशिका है। अब कोशिका के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या जरूरत है तो ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा बनाएगा। ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा तो ऊर्जा बनी भी नहीं करेगा। इसको जब हीमोग्लोबिन को बोलेगा कि अरे दो ऑक्सीजन दो, तो बोलेगा ऑक्सीजन नहीं लाए हैं, किसको लेकर आया है, तो हम बोलेगा क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर आए हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की तो इसकी जरूरत नहीं है। जब हीमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीजन देवे नहीं करेगा तो ऊर्जा बनाएगा नहीं, और जब ऊर्जा नहीं बनाएगा तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, लुझक जाएगा, आपका शरीर में कोनो ताकतें नहीं रहेगा। समझे ना बात को। तो इसीलिए धीरे धीरे दिन बाद दिन आपका कुबड़ा हो जाएगा, कमजोर शरीर में पड़ जाएगा, कोई एको दो फाइट मार जाएगा तो ऊपर चल जाएगा। समझे बात को। तो क्वेश्चन बोलेगा कि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किस गैस से रिएक्टिव होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है। समझे ना। तो ये वाला हम लोग का हो गया बाह्य शोषण। बाह्य शोषण मतलब कि अभी तक हम लोग यहाँ से लिए नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोलेस, उसके बाद एल्वियो। अब एल्वियोली से रिसीव करने के लिए लोग कौन आया, तो हीमोग्लोबिन आया। अब हीमोग्लोबिन लगेगा कहां पर ही, तो पूरा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग बाह्य शोषण तक देख लिए थे। बाह्य शोषण तक कहां तक के शोषण को कहते हैं, तो फेफड़ा तक वाले को कहते हैं। फेफड़ा तक के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। फेफड़ा में कहां पर आके वायु रहता है जी, जैसे हम लोग सांस लिए तो ये कहां चल गया, फेफड़ा में चल गया। और फेफड़ा के किस भाग में जाके अटका हुआ है, तो अटका हुआ है एल्वियोली में, है ना, वायु कोष्ठक इसको कहते हैं।
अब ये एल्वियोली में जाके वायु जाके अटका हुआ है, मतलब स्टोर है। अब हमारे पूरा कोशिका में लेगने के लिए कौन आएगा, तो ब्लड आएगा, और ब्लड का कौन सा भाग आएगा, तो आरबीसी आएगा, और आरबीसी में कौन सा भाग आएगा, तो हीमोग्लोबिन आएगा। तो सिंपल से याद रखना, ये ब्लड का चैप्टर है, ब्लड जब पढ़ाएंगे तो डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो अब याद रखो कि हीमोग्लोबिन आएगा। अब हीमोग्लोबिन आएगा और फेफड़ा के कहाँ चला जाएगा, तो फिर देखो इसको पूरा का फेफड़ा बोलते हैं, समझ ना, इसको क्या बोलते हैं, पूरा का फेफड़ा। तो फेफड़ा में बहुत सारा भाग है जी, ब्रोंकियोलेस है, उसके बाद आपका एल्वियोली है। तो एल्वियोली है, तो एल्वियोली में क्या है, तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ ना, नाइट्रोजन है। तो वहां से ये पिकअप करेगा किसको, तो किसको करेगा, ऑक्सीजन को करेगा, और पूरा शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन लेके देगा, कौन, हीमोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में देगा कि लो रे किसको किसको चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किसको चाहिए, तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। देखो जहां पर ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन के कारण ही वो कुछ बना पाता है, उसको हम लोग ऑक्सीशोषण कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, क्या बनाता है, ये ऊर्जा, और ऊर्जा तभी बनाएगा जब इसे ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये ऊर्जा नहीं बना पाएगा, तो इसीलिए इसको ऑक्सीशोषण कहा जाता है। तो बोलेगा कि ऑक्सीशोषण, बोलेगा कोशिका के अंदर ऑक्सीशोषण कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर ऑक्सीशोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम लोग कोशिका के अंदर आ गए हैं जी, ध्यान समझिएगा बात को, कोशिका के अंदर आ गए हैं, ये हमारा कोशिका है, कोशिका में ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी बहुत सारा है। तो हम लोग यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ दर्शाए हैं। यहाँ से हम बताए थे, यहाँ पर ये एक द्रव डाला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जीव द्रव कहा जाता है। जीव द्रव में दो द्रव को मिलाकर जीव द्रव कहा जाता है, समझ ना, कौन कौन सा, तो एक आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और एक साइटोप्लाज्म। ये पहले का वीडियो में बना दिए, अगर आप नहीं देखे होंगे तो सबका प्लेलिस्ट बना दिया, आप 1 बाय 1 जाके जरूर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जहां पर ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे हम लोग ऑक्सीशोषण कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सीशोषण कहते हैं। और जीव द्रव में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसे अनऑक्सीशोषण कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन कहेगा कि कोशिका के अंदर ऑक्सीशोषण कहां होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और अनऑक्सीशोषण कहां पर होती है, तो जीव द्रव में होती है, प्रोटोप्लाज्म में होती है, समझ ना। अब इसको समझने के लिए पहले यहां देख लेते हैं। तो ध्यान समझिएगा बात को कि जीव द्रव में जो है चार ठो एटीपी जो अपने आप बनते रहता है, 4 ठो एटीपी के बारे में पिछले क्लास में ही बता दिए हैं, पर शुरू से देखेगा तो कभी भी बायोलॉजी में दिक्कत नहीं आने वाला है। तो जीव द्रव में 4 ठो एटीपी ऑटोमेटिक बनते रहता है, क्या बनते रहता है, 4 गो ऑटोमेटिक एटीपी बनते रहता है, समझा बात को। अब जो खाना के साथ जो हम लोग ग्लूकोज खाए रहते हैं, उस ग्लूकोज को ध्यान समझिए, उस ग्लूकोज को ब्लड जो ला के दे देता है कोशिकाओं में, कहां ला के दे देता है, कोशिका में ला के दे देता है कि लो ग्लूकोज ला दिए हैं, समझ ना, क्या ला दिए हैं, ग्लूकोज ला दिए हैं। समझेंगे, जो हम लोग खाना के साथ जो ग्लूकोज खैले रहते हैं, जो ग्लूकोज हम लोग खैले रहते हैं चाहे पीले रहते हैं, वो ग्लूकोज कहाँ चला जाता है, तो कोशिका में चला जाता है, और कोशिका में भी किस में चला जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म में। ये कौन लेता है, तो ब्लड लेता है जो हम लोग खाए। उसके बाद हम बताए थे, पाचन तंत्र में बताए थे कि जल अवशोषण कहाँ पर होती है, तो बड़ी आंत में, और जल अवशोषण के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज को भी ये अवशोषण कर लेता है, और ग्लूकोज को कहाँ तक पहुंचा देता है, तो प्रोटोप्लाज्म तक पहुंचा देता है। अब प्रोटोप्लाज्म, ध्यान समझिए, अब ये प्रोटोप्लाज्म के पास कौन आ गया, ग्लूकोज आ गया। अब ये ग्लूकोज को तोड़ेगा, क्या करेगा, ये तोड़ेगा। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इसे 2 एटीपी खर्च करता है। ये कितना करता है, 2 एटीपी का खर्च होता है, ध्यान समझिएगा बात को, कितना खर्च होता है, 2 एटीपी का खर्च हो जाता है। तो देखो जीव द्रव में कितना एटीपी बन रहा है, तो 4 एटीपी बन रहा है, जिसमें से एक ग्लूकोज को तोड़ने में कितना एटीपी खर्च हो रहा है, तो 2 एटीपी खर्च हो रहा है। और ये ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। तो ध्यान समझिएगा बात को, बोलेगा ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। एक ग्लूकोज को तोड़ने में कितना एटीपी का खर्च होता है, या कितना एटीपी लगता है, तो 2 एटीपी लगता है, समझा ना। अब जैसे ही ये ग्लूकोज को तोड़ेगा तो ये क्या में बदल जाएगा, तो पायरुविक में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पायरुविक में बदल जाएगा। देखो किसी चीज को आप किसी में बदलिएगा तो वो किसी ना किसी में कन्वर्ट होगा। गेहूं को ले गए हैं गेहूं को ले गए हैं पिसाने के लिए चक्की में, वो क्या गेहूं देगा, नहीं, वो क्या दे देगा आपका, तो वो देगा आपका आटा। उसी तरह हम ग्लूकोज को तोड़े तो वो बन गया क्या, पायरुविक बन गया। क्या बन गया, पायरुविक। और कितने पायरुविक में बदल गया, तो 2 पायरुविक में बदल गया।
कितने पायरुविक में बदल गया? तो 2 पायरुविक में बदल गया। और एक पायरुविक बराबर जो होती है वो 18 एटीपी होता है। कितना होता है? 18 एटीपी होता है। तो एक ग्लूकोज को कितने भाग में तोड़ दिया गया? तो 2 पायरुविक में। तो एक पायरुविक की मान कितना होता है? तो 18 होता है। कितना होता है? 18। तो 2 में टूट गया। कितना में टूट गया? 2 में। तो 2 में तो टूट गया तो कितना हो जाएगा? 18 18 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 18 36 हो जाएगा। और ध्यान समझा, यहाँ 4 गो एटीपी बनता था, तो 4 गो में से तो 2 गो खर्च हुआ। ग्लूकोज को तोड़ने में 2 गो खर्च हुआ, 2 गो तो बचले था ना। अब ये ग्लूकोजवा टूटल है किस में? पायरुविक में। कई गो पायरुविक में? 2 गो पायरुविक में। और एक पायरुविक का मान कितना होता है? 18 एटीपी। तो 2 गो पायरुविक का मान कितना हो गया? 36। और 2 यहाँ बचला का था, एक और 100 के लेते जाएगा 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। अब जैसे यहाँ 38 एटीपी हो जाएगा, जैसे जीव द्रव में 38 एटीपी हो जाएगा, ये सोझा देगा किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगा। समझ ना? किसको दे देगा? माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेकर बैठल है, समझ ना? ऑक्सीजन लेकर बैठल है। अब ये जैसे इसमें 38 एटीपी आएगा तो इसमें फिर से पलट देगा क्या? एक ग्लूकोज में पलट देगा। किस में पलट देगा? एक ग्लूकोज में पलट देगा, है ना? एक ग्लूकोज में पलट देगा। और ये ग्लूकोज जब देगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज बनाएगा तब उससे हम लोग का ऊर्जा मिलेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम ग्लूकोज फांकते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, डायरेक्ट हमें ऊर्जा मिलेगा, नहीं। वो ग्लूकोज पहले जाएगा जीव द्रव में टूटेगा पायरुविक में टूटेगा, पायरुविक से फिर क्या हो जाएगा? एटीपी में। उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी मिलेगा तब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज, नया ग्लूकोज बनाएगा, और तब जाके हमारा शरीर में ऊर्जा मिलेगा। समझा बात को? इसको बोलते हैं हम लोग आंतरिक श्वसन। तो आज यहाँ पर ही श्वसन की क्रिया खत्म हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।